Hello guys, you are welcome in our online institute, बिंदापाल उग्रसेनपाल महाविद्यालय। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आज हम विगत वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम उनको देख लेते हैं, वे कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई। बाइलिंगुअल मेथड आविष्कार किया गया है किसके द्वारा? पहला है प्रोफेसर सीजे डॉटसन, दूसरा है डॉक्टर वेस्ट और तीसरा है प्रोफेसर गुरे और चौथा है थॉमसन एंड वाइट। तो हम जान लेते हैं एक एक को। सही आंसर प्रोफेसर सीजे डॉटसन है, दूसरा डॉक्टर वेस्ट है, इन्होंने न्यू मेथड को जन्म दिया है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। तीसरा प्रोफेसर गुरे हैं। प्रोफेसर गुरे अपने कैरियर की शुरुआत एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में किए थे, बाद में ये प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन हो गए, तो इस शिक्षण विधि का इनसे भी कोई वास्ता नहीं है। और चौथा ऑप्शन है थॉमसन एंड वाइट, जो लिरिक पोएट हैं, इनका भी इस प्रश्न से कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार प्रोफेसर सीजे डॉटसन द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नन एज। डॉक्टर वेस्ट की जो विधि है उसको और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्ले मेथड, दूसरा ऑप्शन है प्रैक्टिकल मेथड और तीसरा ऑप्शन है रीडिंग मेथड और चौथा ऑप्शन है इंडिकेटिव मेथड। तो प्ले मेथड ये जॉन डीवी से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। दूसरा प्रैक्टिकल मेथड है, जो विशेषकर विज्ञान विषय में प्रयोगशाला विधि से परीक्षण निरीक्षण में इसका यूज होता है। और तीसरा रीडिंग मेथड है, जो इसका सही आंसर है। और चौथा इंडिकेटिव मेथड है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो सही आंसर है रीडिंग मेथड। तीसरा प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी सही आर्टिकल का चुनाव करिए। वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। यहाँ पे सही आर्टिकल का सिलेक्शन करके गैप को भरना है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द और चौथा है सम। तो ए और एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। ए का प्रयोग वहां होता है जहां व्यंजन ध्वनि से शब्द शुरू होता है, और एन का प्रयोग वहां होता है जहां स्वर से कोई वर्ड शुरू होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी के स्वर से होता है। और दे का प्रयोग परिचित वस्तुओं से पूर्व होता है। सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये होटल में एच है और ये एच जो है ये साइलेंट भी नहीं है। और दे का प्रयोग नहीं होगा, और सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि इसका सही आंसर ए है।
अब चौथा प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब का चुनाव करिए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, उसके बाद गैप है, पनिश्ड। ईच बॉय हर लड़का, एंड ईच गर्ल हर लड़की, पनिश्ड खाली गैप को भरना है। तो ईच बॉय यानी हर लड़का, ईच गर्ल यानी हर लड़की, ये दोनों दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी वाच का प्रयोग होगा। वर्ग का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्लूरल के साथ यूज होता है। इज प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ, आर प्रेजेंट में प्लूरल के साथ, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश्ड है, इसलिए सही आंसर वाज है। पांचवा प्रश्न, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी सही स्पेल्ट वर्ड का चुनाव करिए। इसमें बताना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी गई है। पहला है GRAMMAR, दूसरा है GRAMMAR, और तीसरा है GRRAMAR, GRAAMAR। तो इसका सही स्पेलिंग है GRAMMAR, ग्रामर है। छठवां प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। आई केम हिज रिक्वेस्ट, यहाँ खाली गैप है, इसी को भरना है। पहला ऑप्शन ऑन है, दूसरा ऑप्शन एट है, तीसरा ऑप्शन ऑफ है और चौथा ऑप्शन बाई है। तो इसमें सही ऑप्शन एट है। ऑन का प्रयोग पर या ऊपर के स्थिति में होता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। ऑफ का की के संदर्भ में होता है, उसका भी आशय वहाँ से नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं है। और वाई से या द्वारा, इसका पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। और फिर कहीं आने जाने से, जैसे ही इज गोइंग टू कानपुर बाई बस, ही इज गोइंग टू आगरा बाई ट्रेन, तो आने जाने के लिए इसका यूज होता है, यहाँ पर इसका यूज नहीं हो सकता है। सातवां प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चुनाव करना है। ही बिकेम खाली स्थान है, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन महान आदमी। ए एन द, बोथ ए एंड एन, चार ऑप्शन है। पिछले प्रश्न में भी हम लोग ए और एन का समुचित प्रयोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, सही ऑप्शन ए है। आठवां प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चुनाव करना है। शुरू शुरू में खाली स्थान है। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, बुक पुस्तक, यू वांट जो आप चाहते हैं, इज आउट ऑफ प्रिंट, अभी प्रिंट से बाहर है, प्रिंट नहीं हुई है। द का है प्रयोग इसमें, ए का है, एन का है, नन ऑफ, ये अब इसमें से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर है द। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, क्योंकि द का प्रयोग परिचित वस्तु से पूर्व होता है, और पुस्तक से आप पूर्व परिचित हैं क्योंकि आपको उसे प्रिंट करने का, प्रिंट होने का इंतजार है, इसलिए सही ऑप्शन द है। नवां प्रश्न, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, इसमें आपको ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री बताना है। पहला ऑप्शन है मोस्ट ब्यूटीफुल, दूसरा है मोर ब्यूटीफुल, तीसरा है ब्यूटीफुलेस्ट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो हम जानते हैं जो मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, और ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये स्पष्ट ही है, ब्यूटीफुलेस्ट वर्ड होता ही नहीं है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन मोस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। 10वां प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें हमको सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। ही डायड कालरा,
इसमें फ्रॉम दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, विथ दिया हुआ है। तो बाय का प्रयोग हम लोग पहले ही पढ़े हैं, से या द्वारा आने जाने के लिए साधनों से पहले इसका यूज होता है। विथ से या साथ है, और फ्रॉम से अलग, बट यहाँ डायट के साथ ऑफ का प्रयोग होता ही है। तो इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पे दूसरा ऑफ है। प्रश्न संख्या 11, व्हाट आर द टू रिस्पेक्टिव स्किल्स? दो प्रोडक्टिव स्किल क्या हैं, रिस्पेक्टिव स्किल क्या हैं? तो पहला है लिसनिंग स्पीकिंग, दूसरा है स्पीकिंग राइटिंग, तीसरा है लिसनिंग रीडिंग, और चौथा है रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका सही आंसर है लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना। क्वेश्चन संख्या 12, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का जो करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वाक्य संरचना क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नन ऑफ एबव। तो सही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब भी अंग्रेजी में कोई वाक्य बनता है तो उस पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए ही इसका सही स्ट्रक्चर है। प्रश्न संख्या 13, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। सेकेंड लैंग्वेज का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें बताना है कि सेकेंड लैंग्वेज का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, बोली जाने वाली भाषा को समझना। दूसरा है टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझ के साथ पढ़ना। और तीसरा है टू फॉरगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना। और चौथा है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, भाषा को सही प्रकार से लिखना। तो सब तो होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, या सेकेंड लैंग्वेज जो भी है उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मदर टंग को भूल जाएं। इसलिए इसका सही ऑप्शन है टू फॉरगेट द मदर टंग। अगला क्वेश्चन, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग? कौन सा कंपोजिशन विद्यार्थियों को फ्री थिंकिंग प्रोवाइड्स करता है? राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड प्रीपोजिशन और फ्री कंपोजिशन। तो राइटिंग कंपोजिशन ये भी नहीं कर सकता है, ओरल मौखिक इससे भी काम नहीं हो सकता है, गाइड करने से भी नहीं होगा, और जो फ्री कंपोजिशन वो फ्री थिंकिंग से ही संभव है। तो अगर फ्री थिंकिंग तभी होगी जब हमारे पास फ्री कंपोजिशन होगा, इसलिए ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रो, एक भाषा को अधिग्रहित किया जा सकता है एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटिशन, ऑल ऑफ अबव। एक्सपोजर का मतलब होता है खुलासा, यानी दूसरों के संपर्क में आना। तो हम संपर्क मात्र से किसी भी भाषा को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, तो प्रेरणा से भी काम चलने वाला नहीं है, प्रेरणा से भी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। और ये है रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति, तो ये सही ऑप्शन है। पुनरावृत्ति के द्वारा हम किसी भी भाषा को एक्वायर कर सकते हैं।
ये सही ऑप्शन है। और जब यहाँ आंसर स्पष्ट हो चुका है तो ऑल ऑफ एबव का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन है रिपीटिशन। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।